Number 41. The vector form of Coulomb's law is. Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म है। तो देखिए Coulomb's law क्या होता है, पहले ये देखते हैं। Coulomb's law state that electrostatic force between two charges Q1 and Q2 is directly proportional to product of both charges and inversely proportional to a square of distance between both charges. Means F directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square. जब हम इस फोर्स को कंबाइंड करते हैं तो लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करते हैं तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं एंड दिस इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, ये जो है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स। ये कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड को बताता है। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे वेक्टर फॉर्म बताइए, तो इस मैग्नीट्यूड को हमें डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम डायरेक्शन के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं F वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यूनिट वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R वेक्टर फुल R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R की इंटू R वेक्टर, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। So the right answer is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42. Who established the fact of animal electricity? एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बताया था? तो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काउंट एलेसेंड्रो वोल्टा, जो एक इटालियन फिजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काउंट एलेसेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को बताना है। देखिए ऑप्शन ए में कूलम्ब है, तो हमें पता है कूलम्ब जो है वो यूनिट है चार्ज का। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। वोल्ट है, ये यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस। न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। सो न्यूटन पर कूलम्ब जो है वो यूनिट किसका होगा? ये यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से आया? तो देखिए F इक्वल टू होता है QE, तो E को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। E को हम लिख सकते हैं F बाई Q, और F का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम्ब, तो ये न्यूटन पर कूलम्ब। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44. If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then resultant electric force on it is. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल जो दो अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज से मिल करके बना होता है ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा।
तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चार्ज पे फोर्स लगाएगा। प्लस क्यू पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और वैल्यू होगा F इक्वल टू क्यू ई। माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड सेम होगा F इक्वल टू क्यू ई। दो फोर्स हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो जो नेट फोर्स होगा यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो F होता है वो होता है F1 प्लस F2। ये हो जाएगा आपका, अगर ये मैंने मान लिया कि ये F1 है और ये F2 है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो F1 की डायरेक्शन है टुवार्ड्स राइट, तो इसे मैंने लिख दिया F1। F2 का डायरेक्शन है लेफ्ट, तो वही हो जाएगा माइनस F2। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? जीरो। So the net force when a electric dipole kept in uniform electric field will be zero. So the right answer is option number A, always zero. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45. The number of electron taken out from a body to produce 1 coulomb of charge will be. एक कोई बॉडी है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया, तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं ताकि जो बॉडी है उस पे चार्ज 1 कूलम का हो जाए। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज Q इक्वल टू कहता है कि वो एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। एन होते हैं वो हमेशा इंटीजर नंबर होता है। क्या होता है? ये हमेशा इंटीजर होता है, फ्रैक्शन में कभी नहीं रहेगा। तो ना एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एन कैलकुलेट करना है, तो एन हो जाएगा Q बाई ई। वैल्यू पुट करिए तो 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है तो 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46. वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है, तो पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा। इलेक्ट्रिक डायपोल जो दो अपोजिट नेचर के चार्ज लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का होता है उससे बना होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा। प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा क्यू ई, उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो ये रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो वो वर्क करेगा। और जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायपोल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जितने एंगल से हम डायपोल को डिस्प्लेस करते हैं वह एंगल होता है थीटा। देखिए P है, इसे बोला जाता है डायपोल मोमेंट। P को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q होता है चार्ज, 2L होता है डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही होता है। ठीक है, तो वर्क डन की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में। तो वर्क डन का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फीयर है जो बैड कंडक्टर है, उस पे चार्ज दिया गया है, तो कहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, तो जब ये बैड कंडक्टर है तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो क्या ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा। इनसाइड द सरफेस? बिल्कुल नहीं। ओनली इनसाइड द सरफेस? बिल्कुल नहीं, नन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बैड कंडक्टर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पता है एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन नॉट, इसकी एस आई यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ है, डायरेक्शन भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी देता है। डायरेक्शन अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट नेचर का फोर्स है तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। तो क्या हम एप्सिलॉन नॉट को ये भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब सारे जो क्वांटिटी हैं उसकी यूनिट रखिए। तो Q1 है और Q2 है, दोनों चार्ज है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। ये हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है ना। एफ है, यहाँ पे एफ है फोर्स, यानी कि इसका यूनिट होगा न्यूटन। और ये है आर स्क्वायर, यानी कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा, वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल। मेटल के कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, इज ऑलवेज जीरो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, तो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, पिछले लेक्चर में भी, जो पिछला 2 लेक्चर हुआ है उसमें भी सेम क्वेश्चन। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेटल के लिए जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम का कितना होता है, तो वैक्यूम का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1। अगर एयर का पूछा जाए तो एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1,0006, सॉरी 1,001 है ना, 1,001। अगर वाटर का पूछा जाए तो वाटर का होता है 80। ठीक है, और मेटल का कितना होता है? मेटल का होता है इनफाइनाइट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 51, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ER जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्ज है, मान लेते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड कौन सा ला देता है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये देता है कूलॉम्स लॉ। कौन देगा? ये कूलॉम्स लॉ देगा। अगर दोनों सेम नेचर का है, मतलब अगर दोनों चार्ज जो है वो सेम नेचर का, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो रिपल्सिव शो करेगा। क्या शो करेगा? ये रिपल्सिव शो करेगा। और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तो क्या शो करेगा? ये अट्रैक्टिव शो करेगा।
यानी कि दो सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है और दो डिसिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है ना, रिलेटिव परमिटिविटी के रिगार्डिंग, तो अब हम रिलेटिव परमिटिविटी पर आते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। वैल्यू पुट करिए तो अगर एयर है तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन एम लिखेंगे मीडियम के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे एयर नहीं है, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है EM बाई ई आर, EM बाई ई आर। ठीक है, देखिए EM जो है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीडियम है वो किसका है, एयर का है। अब चूंकि मीडियम एयर का है, इसका मतलब है कि परमिटिविटी ऑफ एयर लिखना होगा, तो जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ एयर, मीडियम की जगह पे अब एयर आएगा, अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी एयर का होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, 1 कूलम्ब में कितने ESU होते हैं, क्योंकि सभी जगह ESU है तो आपको ESU में आंसर देना है। कूलम्ब जो है वो है SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का SI यूनिट, और जबकि ESU जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है वो ESC होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, लेकिन SI सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 कूलम्ब में कितने ESC होते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में भी आया था। तो 1 कूलम्ब में जो ESC होता है 3 × 10⁹ ESC होता है ना। एग्जैक्टली में ये होता है 1 कूलम्ब में 2.99 × 10⁹ ESC। जब हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं तो लिख देते हैं 3 × 10⁹ ESC। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁹ ESC। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर रखते हैं Q, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। इस पे जो फोर्स लगता है F इक्वल टू वो होता है QE। डायरेक्शन, ठीक है, चलिए पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, QE। अब चूंकि ये फोर्स है, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, तो अगर चार्ज कहता है कि जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है तब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर चार्ज निगेटिव है तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड होती है क्यूई, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा, चार्ज निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, तो हम मैग्नीट्यूड के लिए ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होती है क्यूई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा 1/4 पाई क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। अब चूंकि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हैं सारे की डायमेंशन हमें यहाँ पे पुट करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज है Q, इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है A इंटू टी। Q का डायमेंशन होता है AT। F फोर्स है, इसका डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। R डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन होता है L। सारा वैल्यू पुट करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं चार्ज का डायमेंशन AT का स्क्वायर अपॉन फोर्स नीचे में है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं MLT माइनस 2। आर्म है यानी कि L स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, तो जैसे आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। So the right answer is option number B.